हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संक्षेप में। क्या पढ़ेंगे? संक्षेप यानी कि संक्षेप में विवरण पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध का। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, पहले वाले क्लास में पढ़ा कि कर्नाटक युद्ध प्रथम, सेकेंड और यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध किन किन कारणों से हुआ और उसका क्या क्या परिणाम निकला। तो इसी में हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कर्नाटक युद्ध हुआ उसे एक संक्षेप नोट में समझ लें और बहुत ही शॉर्ट माध्यम यानी कि शॉर्टकट में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसे देखेंगे। यानी कि कर्नाटक जो युद्ध था भारत में लड़ा गया, वो एक संक्षेप नोट में उसका विवरण मैं बताने जा रहा हूँ। तो कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जहां पे आंग्ल आपको नजर आए या दिखे यानी कि अंग्रेज, वहां पे एक कंपनी यानी कि एक पक्ष कौन सा होगा? अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज कंपनी। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध या कैनेटिक वार इन इंडिया। तो कैनेटिक वार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसका प्रथम युद्ध यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध या इसे अडियार का युद्ध भी कहते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? प्रथम कर्नाटक युद्ध या इसे अडियार का युद्ध भी कहते हैं। तो अडियार का युद्ध इसलिए कहते हैं कि यह अडियार नदी के किनारे सेंट टोमे या इसे सेंट टोमे का युद्ध भी बोला जाता है, सेंट टोमे जगह पे हुआ था। तो इसी दौरान तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, अडियार का युद्ध कब लड़ा गया? 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में। कारण क्या था इसका? तो ऑस्ट्रिया, यूरोपीय क्षेत्र, जो यूरोपीय कंट्री है, ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार के लिए फ्रांसीसी कंपनी और यानी फ्रांस और अंग्रेज, फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने थे। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि ये भारत में भी एक दूसरे के आमने सामने यूरोपीय शक्तियां थी, जहाँ व्यापार करने के मकसद से आती है। तो ये लोग दोनों भी क्या होता है कि ये आपस में संघर्ष में आमने सामने हो जाती है। कौन सी कंपनियां? यानी कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस दोनों आमने सामने हो जाती है। तो जब युद्ध होता है यानी कि युद्ध होने के बाद दोनों में 1746 से 48 के बीच में जब युद्ध यानी संघर्ष चलता है, तो ये युद्ध समाप्ति की घोषणा किस संधि के अनुसार? यानी कि एक्सला सैपेल की संधि होती है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना भी मैंने ये लिखाया हुआ है, ये बता रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसे देखेंगे। एक्सला सैपेल, प्रथम कर्नाटक युद्ध या अडियार का युद्ध या सेंट टोमे का युद्ध किस संधि पे जाके खत्म होता है? तो वो कौन सी संधि थी? एक्सला सैपेल की संधि। कब होता है? तो 1748 ईस्वी में। इस संधि के अनुसार या इस संधि के फलस्वरूप क्या होता है कि फ्रांस को अमेरिका में लुइसबर्ग वापस दे दिया जाता है और अंग्रेज को मद्रास, यानी कि दोनों का अपना अपना क्षेत्र वापस दे दिया जाता है। और इस संधि के अनुसार ये युद्ध यहाँ पे समापन की घोषणा होती है। कौन सी? प्रथम कर्नाटक युद्ध। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध या अंबूर का युद्ध जो 1749 में लड़ा गया। तो ये 1749 से 54 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। कौन सा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था कि हैदराबाद और कर्नाटक यानी कि भारतीय नरेशों के बीच में सत्ता के लिए लड़ाई। कर्नाटक एवं हैदराबाद का कारण रहता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध के लिए। तो कर्नाटक में जो सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था और हैदराबाद में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो कर्नाटक में चंदा साहब और किसके बीच में? अनवरुद्दीन के बीच में सत्ता के लिए चल रहा था। और हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो कर्नाटक में अंग्रेज जो था वो अनवरुद्दीन का साथ देता है या अनवरुद्दीन का समर्थन करता है, और फ्रांसीसी जो थे चंदा साहब की ओर समर्थन अपना प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार हैदराबाद में नासिर जंग को अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साथ देती है और मुजफ्फर जंग को कौन साथ देता है? यानी कि फ्रांस। तो इसमें क्या होता है कि कर्नाटक एवं हैदराबाद के उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष जो होता है वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मेन कारण था, या इसे अंबूर का युद्ध भी बोलते हैं। अब ये संधि किस पे जाके युद्ध जो समापन की घोषणा होती है, ये संधि के फलस्वरूप, जैसे कोई भी समझौता होता है दोनों पक्ष में तो उसे संधि कहते हैं। तो समझौता के फलस्वरूप द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के फलस्वरूप ये समाप्त होता है। पांडिचेरी की संधि कब होती है? 1754 ईस्वी में। एकला सैपल की 1748 ईस्वी में। अब दो युद्ध लड़ा जा चुका था कर्नाटक युद्ध। पहला ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए,
दूसरा, कर्नाटक एवं हैदराबाद के सत्ता यानी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। अब लास्ट और निर्णायक युद्ध जो लड़ा जाने वाला था वो था तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध या वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? वांडीवास का युद्ध लड़ा गया 1760 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमिया यानी कि कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया या यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार रूप था भारत में। यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि सिलेसिया जो जगह था उस पर अधिकार करना चाहता था फिर से ऑस्ट्रिया, जो प्रसा के अधिकार में चला गया था। जर्मन राज्य प्रसा है या प्रसिया, कहीं कहीं आप लोग पढ़ेंगे तो प्रसिया भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो उस पर जब ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में ये युद्ध छिड़ जाता है तो ऑस्ट्रिया का साथ देता है फ्रांस और प्रसा का इंग्लैंड। तो इसका विस्तार यानी कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि भारत में भी ये लोग दोनों आपस में यूरोपीय शक्तियां भिड़ जाती है अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए कि सबसे महान हम हैं। तो अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए ये भारत में फिर से आमने सामने हो जाते हैं। ये एक इसमें जो था वर्चस्व की लड़ाई के लिए एक थेथर टाइप का सब आदमी था इसमें। दोनों इंग्लैंड हो चाहे फ्रांस हो, दोनों अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। तो सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब लड़ा गया? तो 1756 से 1763 ईस्वी में। इसी का प्रभाव पड़ता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी में जब काउंट डी लाली आता है तो उस समय से यहाँ पे कर्नाटक युद्ध तृतीय शुरू होता है। तो ये कब जाके समाप्त होता है? तो दोनों आर पार के मूड में थे, दो युद्ध लड़ा जा चुका था, कोई निर्णायक रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था, परिणाम नहीं निकल पा रहा था। तो दोनों कंपनियां जो थी वो सोच रही थी कि अभी आर पार के मूड में है। क्या आर पार के मूड में है? तो ये लोग वांडीवास का युद्ध जब लड़ा जाता है, वांडीवास जो तमिलनाडु क्षेत्र में तिरुवन्नामलाई में जो क्षेत्र है जिले में, तो वहां पे वांडीवास जगह पे लड़ा जाता है। तो अंग्रेज का नेतृत्व कौन करता है? यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता है सर आयरकूट और फ्रांसीसी का काउंट डी लाली। तो इसमें क्या होता है कि गुस्से को कैद कर लिया जाता है और फ्रांसीसी कंपनी या फ्रांसीसी सेना की बुरी तरीके से यहाँ पे हार होती है। इसी हार के कारण डुप्ले की जो नीति थी वो अंग्रेज कंपनियां थी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां थी वो फेंक देता है उखाड़ के। डुप्ले की जो जितनी कंपनियां थी नीतियां थी यहाँ पे अपना प्रभाव जमाने का, किसमें? भारत में, अपने क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में व्यापार करने के मकसद से जो आते हैं तो उसको उखाड़ फेंकने में कौन सफल होता है? अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और पेरिस की संधि पे जाके ये 1763 ईस्वी में तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि पे जाके खत्म होता है। तो पेरिस की संधि पे कब होता है? 1763 ईस्वी में। इस संधि के फलस्वरूप क्या होता है कि अब फ्रांसीसी को सिर्फ और सिर्फ व्यापार केंद्रित पर ध्यान देना होता है। क्या? व्यापार केंद्रित पर। ना तो वो यहाँ पे भारत में अपनी सेना रख सकते हैं, सैन्य शक्ति रख सकते थे, यानी किलाबंदी भी नहीं कर सकते थे। तो वो अब सिर्फ और सिर्फ क्या? व्यापार पे ध्यान देना था उनको। तो इसी जो निर्णायक युद्ध के रूप में किसे माना जाता है? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध या वाणिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया। ये सब ईस्वियां तिथियां आप लोग याद रखेंगे। क्या कारण था, कौन सा वर्ष था और क्या संधि यानी क्या परिणाम उसका निकला, क्या निष्कर्ष निकला? तो पेरिस की संधि के फलस्वरूप तृतीय कर्नाटक युद्ध लगभग समाप्त हुआ, पूरी तरीके से समाप्त हुआ। और फ्रांसीसी कंपनियां जो भारत में अपना वर्चस्व पैर जमाना चाहती थी पूरे मजबूत तरीके से, वो उनका सपना चकनाचूर हो गया। डुप्ले की नीतियां काम नहीं आई यहाँ पे और फ्रांसीसी कंपनियां सिर्फ व्यापार करने में लग गई और धीरे धीरे अंग्रेज अपना पकड़ मजबूत यानी कि एकल अधिकार के रूप में भारत में जम जाता है। और लगभग ये जो युद्ध चला 1746 से स्टार्ट हुआ 1763 ईस्वी तक। तो इतने समय में हम लोग देखते हैं, इतने वर्षों में हम लोग देखते हैं कि जब दो कंपनियां बचती है, पहले तो आती है पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज और फ्रांसीसी, स्वीडन, ये सारी कंपनियां आती हैं। लेकिन लास्ट में जब दो कंपनियां बच जाती हैं, अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी, दोनों कंपनियों के बीच में अब कौन सी यानी कि एकल अधिकार के रूप में भारत में अपना पैर जमाने में सफल होता है, अपना मालिकाना हक जमाने में सफल होता है, वो होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद ये सफल इसलिए हो पाता है कि जब 1758 और 63 के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होता है, जो सप्तवर्षीय यानी 1756 जो यूरोप में चल रहा था युद्ध, ये ध्यान रखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ चल रहा था? यूरोप में। उसी का विस्तार रूप था भारत में। तो 1756 से 63, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में जाना जाता है।
तो इसमें क्या होता है, इससे पहले ही प्लासी की लड़ाई में बंगाल पे अपना अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज लोग। 23 जून और 1757 ईस्वी को जो प्लासी की लड़ाई होती है, तो उसमें अंग्रेज अब सर्वसंपन्न हो जाते हैं। उन्हें न धन दौलत की कमी रहती है और न सैन्य शक्तियाँ की। तो इसमें ज़्यादातर मजबूत स्थिति में आ जाता है अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब वांडीवास का युद्ध होता है सर आयरकुट और काउंट डिलाली के बीच, तो उसमें वांडीवास का युद्ध ही निर्णायक साबित होता है, या तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक साबित होता है अंग्रेज का वर्चस्व की लड़ाई में। यानी कि अब अंग्रेज पूरे तरीके से भारत पे शासन करने के लिए तैयार था और अपना एक अधिकार, एक मत यहाँ पे कायम करने में सफल होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे बारी बारी से। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, ये बता दिया। क्या कारण था, क्या उसका परिणाम निकला, क्या संधि हुआ, और कब कब संधि के फलस्वरूप कौन कौन सा युद्ध रोका गया। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1 अप्रैल की संधि से, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि से, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से। इसे प्रथम कर्नाटक युद्ध में अडियार का युद्ध या सेंट टोमे का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंबूर का युद्ध, तीसरे कर्नाटक युद्ध में वांडीवास का युद्ध, यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध को हम लोग निर्णायक युद्ध के रूप में मानते हैं। तो अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे जल्दी जल्दी बारी बारी से। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे ही बेहतरीन नोट्स, शॉर्ट नोट और संक्षेप में विवरण आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में और इतिहास के बारे में। तो तब तक के लिए आप लोग निरंतरता बनाए रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।